ईमानदारी के कारण से ही उनका जो है हर बार ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो नेताओं से दूरी बनाए रहे, नेताओं की बात को मानते नहीं हैं। और नेता और बीजेपी पार्टी की जो और अन्य लोग हैं वो सब नाराज़ होकर के इनका ट्रांसफ़र जो है 2 महीना 3 महीने करवा दिया करते हैं। अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते थे। मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदू जो है कम से कम 20 में क्यों होते। लेकिन 10-20 गाँव में इतना ज़रूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूँगा। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति भाजपा से जुड़ा हो और उसने उम्र भर उसी पार्टी में निकाल दी हो, पेशे से अध्यापक हो और एक आईपीएस का पिता हो, और वो ये कहे कि मैं अब भाजपा को अपने इलाके में जीतने नहीं दूंगा, तो उसके मन पर क्या बीत रही होगी। आप सही समझ रहे हैं, मैं प्रभाकर चौधरी के पिता की बात कर रहा हूं, जिन्होंने खुलकर कह दिया है कि मैं भाजपा को अपने इलाकों से जीतने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा नेताओं की गलत बात नहीं मानता था, इसलिए बार बार उसके तबादले होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। सबसे मुख्य कारण ईमानदारी के कारण से ही उनका जो है हर बार ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो नेताओं से दूरी बनाए रहे, नेताओं की बात को मानते नहीं हैं। क्योंकि नेता गलत काम करवाना चाहते हैं तो उस पर वो बिल्कुल नाराज़ रहते हैं। तो नेता और बीजेपी पार्टी की जो और अन्य लोग हैं वो सब नाराज़ होकर के इनका ट्रांसफ़र जो है 2 महीना 3 महीने करवा दिया करते हैं। लेकिन अब उनकी एक हैबिट भी बन गई है, क्योंकि 8 साल 9 साल के अंदर अंदर उनका इतना ट्रांसफ़र हुआ। अब उनकी एक आदत बन गई कि वो ज़िले में 4-6 महीना रहने के बाद वो खुद ही ऊब जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब यहाँ से भागें हम। यही कारण है। बात कर रहे हैं हम प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी के उस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा नेताओं की बात नहीं मानता, इसलिए उसके बार बार तबादले होते हैं। वो इस बात के लिए हैबिचुअल हो चुका है कि किसी भी जिले में वो 6 महीने से ज़्यादा रहे तो उसको लगने लगता है कि अब उसका ट्रांसफ़र होने वाला है। वो ऐसा इसलिए है कि वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता है। दरअसल पारसनाथ चौधरी का सीधा अटैक भाजपा सरकार पर है। क्या योगी आदित्यनाथ उनकी इस चेतावनी को स्वीकार करेंगे या फिर उनके बेटे प्रभाकर चौधरी को इस बात की सजा देंगे? उन्होंने कहा है कि जो मेरे प्रभाव में गांव आते हैं मैं वहां बीजेपी को नहीं जीतने दूंगा। लगातार वो यही कह रहे हैं। बरेली में तो उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। उनकी ही देख रेख में अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी है, लोग धनी भी हैं, और वो इन पर टूट पड़ते तो वहाँ कोई रोक नहीं पाता और इनकी मृत्यु हो जाती। मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदू जो है कम से कम 20 में क्यों होते। वहाँ तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे काम का नतीजा जो है बुरा मिला, इसलिए हमको काफ़ी दुख है। और आगे आपसे भी बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, मैंने बहुत पदों पर था, लेकिन आप लोगों के सामने तय करता हूँ कि अब आज इसे मैंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ़ ही रहूँगा। और बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन 10-20 गांव में इतना ज़रूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूँगा। मैं आपको बता दूं दरअसल मामला क्या है। मामला ये है, मुहर्रम के दिन बरेली में मुस्लिम समुदाय का जुलूस निकल रहा था। वहाँ एक मुस्लिम समुदाय के लिए तो दूसरा कांवड़ियों के लिए अलग अलग रूट निर्धारित किए गए थे। मुस्लिम समाज अपने निर्धारित रूट पर जुलूस निकाल रहा था, लेकिन कांवड़िए अपने निर्धारित रूट से अलग हटकर दूसरे रूट की तरफ जाने के लिए अड़े थे। प्रभाकर चौधरी ने काफ़ी समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो एसएसपी होने के नाते उनके कंधों पर सुरक्षा व्यवस्था थी, इसीलिए उन्होंने कांवड़ियों के सामने बल प्रयोग किया और उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि कांवड़ियों में भी कई लोगों ने शराब पी रखी थी। इस बात की पुष्टि खुद उस वक्त के यानी तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कर दी।
उन्होंने अपना फर्ज निभाया, वो भी ईमानदारी से। यदि वो ढिलाई बरतते तो हो सकता है कि बहुत लोगों की जान जाती। प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी का दावा है कि जिस रूट से कांवड़िए जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से मुसलमानों की मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। वहाँ यदि वो जाते तो हो सकता है कि ज़्यादा हिंदू ही मरते, लेकिन हिंदू मरता या मुसलमान मरता, मरता तो इंसान ही। प्रभाकर चौधरी ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई, उसका उनको नतीजा मिला, फल मिला। 4 घंटे में उनका तबादला हो गया। हालांकि प्रभाकर चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि सोमवार को हम उन सभी लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एसएसपी साहब को पता नहीं था कि इस बात से योगी सरकार इतनी नाराज हो सकती है कि 4 घंटे में उनका तबादला कर दिया जाता है। ऐसा था चूँकि बहुत काफ़ी के बाद हमारे पास एक बेटा आया जिनका नाम प्रभाकर हमने रखा। हमारा शुरू में ही ये ख्याल था कि इसको हम क्लास 1 की नौकरी दें, इसलिए हमने पढ़ाई में बहुत ध्यान रखा, बहुत ख्याल रखा। और हमने शुरू में सरस्वती शिशु मंदिर बसखार में भेजा और वहाँ जो है कक्षा 6 तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद हम एसएन इंटर कॉलेज इंदईपुर में 7 से लेकर के इंटर तक वहाँ करवा दिया। और इंटर के बाद भी हमारा हौसला बहुत ऊंचा था, इसलिए हम उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भेज दिया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी और एलएलबी का कोर्स पूरा किया। उनका शुरू में ही लक्ष्य था खाकी वर्दी, वो खाकी वर्दी को बहुत पसंद करते थे। तो वो दरअसल जब 2005 और 6 और 7 में उन्होंने पीसीएस की वो में पास किए, तो दरअसल 2006 में जब वो चूँकि 8वां स्थान इनका था पीसीएस में, तो इनको एसडीएम लेना चाहिए था, लेकिन एसडीएम ना लेकर के और वो सीईओ के लिए चॉइस रख दिया था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रभाकर चौधरी को पीएसी लखनऊ में भेज दिया गया है। इससे पहले भी कई बार उन पर नेताओं ने दबाव डाले ताकि उनके गलत काम वो कर सकें, लेकिन प्रभाकर चौधरी अपनी ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से कहीं भी समझौता नहीं करते। तबादला उनको मंजूर है, लेकिन करेंगे वो सही काम। यही उनकी यूपी में है पहचान। अब सवाल यही है, क्या योगी सरकार प्रभाकर चौधरी के साथ इंसाफ करेगी? जिस तरह से उनके पिता ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। दरअसल आज तक डिजिटल को इंटरव्यू देते हुए प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी ने ये सब बातें कही हैं। नहीं, सरकार तो दरअसल अब क्या कहें कि मतलब मतलब उधर सपा का शासन था, उसमें भी कुछ परेशानी थी। उसके बाद जब बीजेपी का शासन आया तो ये नेता लोग जो हैं वो अपना इनके पीछे पड़े रहते थे और गलत काम करवाना चाहते थे। तो ये गलत तो काम करते नहीं थे और न इनको कुछ घूस वगैरह लेना था, सच्चाई पर ये थे। और मेरा भी विचार था कि सच्चाई से ईमानदारी के साथ गरीबों की भलाई करो, यही हमारा उद्देश्य था और उन्होंने पूरा किया। और अब बीजेपी वालों ने उनके मन की बात नहीं हुई, इसलिए उनका हमेशा ट्रांसफ़र करवाते रहे इधर से उधर, कहीं 2 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं 3 महीना, यही उनका जीवन का वो है। इससे पहले भी आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की नज़रों में खटक चुके हैं। आपको मालूम होगा कि आईपीएस हिमांशु कुमार ने जिस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार गई और भाजपा आई, उसके बाद यादवों के धड़ाधड़ तबादले होने लगे। उनको लाइन हाजिर किया जाने लगा, निलंबित किया जाने लगा। केवल आईपीएस ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए लिख दिया कि केवल ये यादवों को ही टारगेट किया जा रहा है। बस इतनी सी बात, एसएसपी फिरोजाबाद के पद से उनको तुरंत हटा दिया गया और आज तक उनको सरकार माफ़ करने को तैयार नहीं है। चलिए, ये एक एसएसपी हुए, आईपीएस हुए, उसके अलावा यूपी में मैं आपको बता दूं कई अन्य आईपीएस हैं जो इसी तरह के विवादों में फंसे हुए हैं। ठाकुर जो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं,
लेकिन अपने आप से वो कभी समझौता नहीं करते, अपनी ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करते। उनको मंजूर है सच बोलना। यही कारण है कि उन्होंने वीआरएस ले ली, लेकिन सरकार के साथ उनकी चापलूसी करते हुए नौकरी करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमिताभ ठाकुर हमेशा ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना एडीजी का पद छोड़ा और खुद के आगे लिखने लगे जबरियां रिटायरमेंट आईपीएस। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।